Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I'm Naseem Beg from DPSC Faisalabad. Again here with you all. ICS सेकेंड ईयर कंप्यूटर साइंस बुक हमने स्टार्ट की हुई है। आज इस सिलसिले का जो चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे वो चैप्टर नंबर 4 है, डेटा इंटेग्रिटी एंड नॉर्मलाइजेशन। डेटा इंटेग्रिटी एंड नॉर्मलाइजेशन चैप्टर नंबर 4 का लेक्चर नंबर 1 और ओवरऑल ये आपका लेक्चर नंबर 17 है। तो स्टार्ट करते हैं। देखें इसमें इंशाल्लाह हम इसको कवर करने की कोशिश करते हैं। डेटा इंटेग्रिटी। डेटाबेस इंटेग्रिटी रेफर्स टू द करेक्टनेस एंड कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा। दो चीज़ें इंटेग्रिटी में आती हैं, नंबर 1 करेक्टनेस एंड नंबर 2 कंसिस्टेंसी। करेक्टनेस मीन के जो डेटा आपने डेटाबेस में फीड किया, जो डेटा आपने डेटाबेस में स्टोर किया है वो करेक्ट हो। करेक्ट मीन के जो आपने स्टोर किया था वही डेटा वहाँ पे मौजूद हो और वो अकॉर्डिंग टू द रूल्स डेटा हो, यानी जो रूल्स आपने डेटा के लिए डिफाइन किए थे उसी के मुताबिक वो डेटा आपका डेटाबेस में जाए। और कंसिस्टेंसी से मुराद है कि आप जितनी बार भी डेटा डिमांड करें डेटाबेस से, आपको करेक्ट डेटा ही रिटर्न हो। यानी आप आज आपने डेटा रिट्रीव किया, आज डेटा रिक्वेस्ट किया तो आपको करेक्ट डेटा मिला। अगर आप 5 दिन बाद करते हैं या 1 साल बाद करते हैं तो फिर भी आपको करेक्ट डेटा ही मिले, यानी बार बार आपको सेम रिजल्ट्स आए। तो ये दो चीज़ों से मिलके बनती है इंटेग्रिटी, करेक्टनेस एंड कंसिस्टेंसी। इट इज़ अनदर फॉर्म ऑफ डेटाबेस प्रोटेक्शन। अब देखें जिस तरीके से हम डेटाबेस को पासवर्ड लगा लेते हैं या हम उसको यूज़र लेवल ऑथेंटिकेशन दे देते हैं कि कौन यूज़र क्या कर सकता है, इसी तरीके से जो डेटा इंटेग्रिटी है ये भी एक तरह की सिक्योरिटी है, डेटा की प्रोटेक्शन है। While it is related to security and precision, it has some broader implications as well. अब वो कौन सी implications हैं? Security involves protecting the data from unauthorized operations. अब जो सिक्योरिटी होती है वो ये होती है कि आपका जो डेटा है उसको इलीगली तौर पे एक्सेस ना किया जाए, यानी वो लोग जिनको हमने परमिशन नहीं दी वो आपके डेटा को एक्सेस ना करें, ये तो कहलाएगी सिक्योरिटी। वाई इंटेग्रिटी इज कंसर्न विद द क्वालिटी ऑफ डेटा इटसेल्फ। और डेटा की जो क्वालिटी है कि डेटा किस हद तक रूल्स के मुताबिक है, ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है उसके मुताबिक डेटा है, इसको हम कहेंगे इंटेग्रिटी। Integrity is usually expressed in terms of certain constraints, which are the consistency rules that the database is not permitted to violate. तो ये जहन में रखें कि जो इंटेग्रिटी है इसमें ये कुछ कंस्ट्रेंट्स से मिलके बनती है। कंस्ट्रेंट्स को सिंपल मीनिंग में आप समझ लें कि बिजनेस रूल्स समझ लें इसको, या पाबंदियाँ समझ लें उर्दू में, बिजनेस रूल्स विच आर द कंसिस्टेंसी रूल्स। और ये वो रूल्स हैं जिनकी मदद से हमने डेटाबेस में डेटा जो सा वो इंसर्ट करना है और इन रूल्स को हम वायलेट नहीं कर सकते या डेटाबेस इन रूल्स को वायलेट नहीं करने देगी। फॉलोइंग टू आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट कंस्ट्रेंट्स इन रिलेशनल डेटाबेसेस। तो रिलेशनल डेटाबेसेस की अगर आप बात करें तो इसमें एंटिटी इंटेग्रिटी और रेफरेंशियल इंटेग्रिटी, ये दो मेजर कंस्ट्रेंट्स हैं जो हम इसमें लगाते हैं। एंटिटी इंटेग्रिटी क्या है? एंटिटी इंटेग्रिटी इज द कंस्ट्रेंट ऑन प्राइमरी वैल्यूज दैट स्टेट दैट नो एट्रीब्यूट ऑफ अ प्राइमरी की शुड कंटेन नल्स। तो अगर आप एंटिटी इंटेग्रिटी को अंडरस्टैंड करना चाहें तो मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ करता हूँ। एंटिटी
इंटेग्रिटी। अब एंटिटी क्या है, इसके बारे में हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि एंटिटी इज एनीथिंग अबाउट विच वी वांट टू कीप और रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड एन एंटिटी। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि हमारे पास एक स्टूडेंट का टेबल है और इसमें फॉर एग्जांपल कुछ इसके एट्रीब्यूट्स हैं। टेबल का नाम है स्टूडेंट, स्टूड कर लेते हैं, स्टूडेंट का शॉर्ट कर लिया हमने स्टूड टेबल। और इसके जो एट्रीब्यूट्स हैं, फॉर एग्जांपल इसमें रोल नंबर है, नेम है, क्लास है, सेक्शन है एंड सो ऑन। तो अब जो एंटिटी इंटेग्रिटी है ये क्या काम करती है, ये क्या कहती है कि जो रोल नंबर है, फॉर एग्जांपल हम इसको प्राइमरी की डिफाइन कर देते हैं। प्रीवियस लेक्चर्स आप देखें, उसमें आपको पता चलेगा कि प्राइमरी की क्या होती है। प्राइमरी की के दो एट्रीब्यूट्स होते हैं, इसके दो फीचर्स हैं मेन, नॉट नल एंड यूनिक, यूनिक एंड नॉट नल। तो अब अगर हमने रोल नंबर को प्राइमरी की डिफाइन कर दिया तो इसका मतलब है कि रोल नंबर 1 अगर हम लिखेंगे, उसके बाद रोल नंबर 2, उसके बाद रोल नंबर 3, उसके बाद रोल नंबर, मैं लिखता ही नहीं, मैं खाली छोड़ देता हूँ और यहाँ पे मैं रोल नंबर लिख देता हूँ 4, और ये रोल नंबर अब पता नहीं किसका रोल नंबर है, यहाँ पे हमने कुछ नहीं लिखा। तो ये जो एंटिटी इंटेग्रिटी है ये हमें ये काम नहीं करने देगी। वो कहेगी कि या तो रिकॉर्ड इंसर्ट ही ना करें, और अगर इंसर्ट करना है तो जो प्राइमरी की कॉलम है, प्राइमरी की कॉलम ये वाला, ये प्राइमरी की कॉलम है, ये वाला किसी भी जगह पे नल ना हो। यानी आप यूं समझें कि यहाँ पे अब इस वक्त आ रहा है नल, तो जो एंटिटी इंटेग्रिटी है वो हमें नल अलाउ नहीं करेगी, तो ये वाला रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं होगा। तो इसकी एग्जांपल आप यूं ले लें, जैसे नादरा आप जाते हैं तो अगर किसी शख्स का CNIC नंबर नहीं है तो उसका रिकॉर्ड ही फीड नहीं होगा। मोस्टली जगह पे अगर आपने सिम निकलवानी है तो जब तक CNIC नंबर नहीं देंगे आपको सिम नहीं मिलेगी। तो वो एक्चुअली प्राइमरी की होती है जिसकी बेस पे पूरी एंटिटी जो सी वो आइडेंटिफाई हो रही होती है। तो ये आइडेंटिफाई जो यहाँ पे डेटा हो रहा है वो रोल नंबर की बेस पे हो रहा है। नेम तो जो से वो डुप्लीकेट भी हो सकते हैं, दो स्टूडेंट का सेम नाम हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पे हम इस प्राइमरी के कॉलम को ब्लैंक या नल नहीं छोड़ सकते। तो दिस इज कॉल्ड एंटिटी इंटेग्रिटी। सेकंड जो कंस्ट्रेंट है दैट इज रेफरेंशियल इंटेग्रिटी। रेफरेंशियल इंटेग्रिटी क्या बताती है कि रेफरेंशियल इंटेग्रिटी इज द कंस्ट्रेंट ऑन फॉरेन की। अब ये देखें, ये वाली ये प्राइमरी की के ऊपर कंस्ट्रेंट है जो एंटिटी इंटेग्रिटी है, और ये फॉरेन की के ऊपर कंस्ट्रेंट है। फॉरेन की वो होती है जो किसी और टेबल में हो या किसी और रिलेशन में हो। रेफरेंशियल इंटेग्रिटी इज अ कंस्ट्रेंट ऑन फॉरेन की वैल्यूज दैट स्टेट्स दैट इफ ए फॉरेन की एग्जिस्ट इन ए रिलेशन, कि अगर किसी टेबल में फॉरेन की मौजूद है, देन ईदर द फॉरेन की वैल्यू मस्ट मैच द प्राइमरी की वैल्यू ऑफ सम ट्यूपल इन इट्स होम रिलेशन, होम रिलेशन मीन मास्टर रिलेशन या पेरेंट रिलेशन, और द फॉरेन की वैल्यू मस्ट बी कंप्लीटली नल, कि जो फॉरेन की है उसमें या तो डेटा होगा, लेकिन डेटा होगा तो वो होगा जो पेरेंट टेबल के साथ कनेक्ट है, अदरवाइज फॉरेन की जो सी वो नल होगी। तो रेफरेंशियल इंटेग्रिटी को अगर आपने अंडरस्टैंड करना है तो मैं आपको बताता चलूं। रेफरेंशियल इंटेग्रिटी, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक T1 टेबल है, इसको मैं मास्टर टेबल कह लेता हूँ। चलिए इसको आपकी आसानी के लिए हम इसको मास्टर टेबल ही इसका नाम रख देते हैं, और इसमें कुछ कॉलम्स हैं। फॉर एग्जांपल इसमें हम 3-4 कॉलम जो से वो बना लेते हैं, और यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये पहला रोल नंबर है, ये नेम है, ये फादर नेम है,
एंड सो ऑन। और यहाँ पे लिखा हुआ है 1 2 3 और डेटा मौजूद है। यानी ये वाला जो टेबल है इसकी जो एंटिटी इंटेग्रिटी है वो ओके है कि इसके जो प्राइमरी की कॉलम है इसमें जो डेटा है वो यूनिक भी है, यानी रिपीट नहीं हो रहा, और सभी जगह डेटा मौजूद है। तो इसका मतलब है कि ये इसकी एंटिटी इंटेग्रिटी ओके है, एंटिटी इंटेग्रिटी ओके है इसकी। और एक और हमारे पास टेबल है फॉर एग्जांपल हम उस टेबल को कह लेते हैं डिटेल टेबल। और डिटेल टेबल में हमारे पास कुछ डेटा है, इसके जो एट्रीब्यूट्स हैं, फॉर एग्जांपल आप बना लेते हैं रोल नंबर, यहाँ पे फ़ी कर लेते हैं, यहाँ पे हम फाइन कर लेते हैं एंड सो ऑन। तो ये एक्चुअली इस वाले में स्टूडेंट का डेटा है और यहाँ पे उसकी डिटेल है कि वो कितनी फ़ी जो सी वो पे कर रहा है। तो ये वाला जो कॉलम है जिसको हमने इस प्राइमरी कॉलम के साथ कनेक्ट किया हुआ है ये फॉरेन की कहलाता है, फॉरेन की, क्योंकि ये किसी और मास्टर टेबल के प्राइमरी कॉलम के साथ लिंक होता है। तो अब जो रेफरेंशियल इंटेग्रिटी है, रेफरेंशियल इंटेग्रिटी क्या कहती है वो कहती है कि जो रेफरेंस हो रहा है, यानी ये वाला कॉलम, ये वाला कॉलम, ये जो रेफरेंस हो रहा है यहाँ जो आपने वैल्यू लिखनी है वो या तो इसकी प्राइमरी की यानी टॉप वाले मास्टर टेबल की प्राइमरी की में वो वैल्यू मौजूद हो या आप खाली छोड़े। यानी फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे 5 लिखता हूँ, ऊपर वाले रिकॉर्ड में लिख लेते हैं 5, तो ये यहाँ पे रेफरेंशियल इंटेग्रिटी ये हमें काम नहीं करने देगी। क्यों? क्योंकि 5 यहाँ मास्टर टेबल में मौजूद नहीं है। और अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 10 तो ये भी नहीं लिखा जाएगा, ये भी, क्योंकि 10 यहाँ पे मौजूद नहीं है। यहाँ पे सिर्फ 3 वैल्यूज़ हैं। और अगर मैं यहाँ लिखता हूँ 2, इसका मतलब है स्टूडेंट नंबर 2 की रिकॉर्ड में फीड करने लगा हूँ, तो अब केस ओके है। तो जो रेफरेंशियल इंटेग्रिटी है वो क्या कहती है कि आपने जो वैल्यू लिखनी है वो या तो मास्टर टेबल में मौजूद हो जिसके साथ आपने इस की को रेफर किया हुआ है, या फिर आप इसको खाली छोड़ें। यानी या तो लिखे ना, अगर लिखना है तो फिर आपको वो लिखना पड़ेगा जो मास्टर टेबल में मौजूद है। तो एंटिटी इंटेग्रिटी में हमने देखा कि या तो हमने लिखना ही नहीं, अगर लिखना है तो वो लिखना है जो डुप्लीकेट ना हो। और रेफरेंशियल इंटेग्रिटी में हमने ये देखा कि या तो लिखना ही नहीं, यानी रिकॉर्ड हम इंसर्ट ही ना करें, अगर हम रिकॉर्ड इंसर्ट भी करना चाहते हैं तो फिर सिर्फ वो रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे जो मास्टर टेबल में मौजूद है। तो यहाँ पे हम 1 का डेटा लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल 1 स्टूडेंट की मैंने कई फ़ी जो सी वो फीड कर दी। यहाँ पे हम 2 का डेटा भी लिख सकते हैं, एक रिकॉर्ड 1 का हो गया, 2 रिकॉर्ड 2 के हो गए। हम ऐसे भी कर सकते हैं कि हम तीनों स्टूडेंट का एक एक रिकॉर्ड जो सा वो लिख दें। तो यहाँ एक चीज़ और आप नोट कर लें कि मास्टर टेबल में प्राइमरी की जो सी वो रिपीट नहीं हो सकती, यानी 1 2 3 आएगा, 1 1 हम नहीं लिख सकते, 2 दफ़ा एक वैल्यू नहीं लिख सकते। लेकिन फॉरेन की कॉलम में एक वैल्यू कई दफ़ा आ सकती है, जितनी दफ़ा चाहें आप उसको लिख सकते हैं, लेकिन जो वैल्यू आपने लिखनी है वो मास्टर टेबल में एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो ये है जी आपकी डेटा इंटेग्रिटी। अब हमारा जो सेकंड पार्ट है इसी चैप्टर के टाइटल का, दैट इज नॉर्मलाइजेशन। दैट इज नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन इज द प्रोसेस of converting complex data structures into simple and stable data structures। दोबारा देखिए, normalization is the process of converting complex data structures into simple and stable data structures। It is based on the analysis of functional डिपेंडेंस। तो ये जो टर्म है फंक्शनल डिपेंडेंस, इसको आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है कि किस तरीके से डिफरेंट एट्रीब्यूट्स या कॉलम एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं।
In other words, normalization is a technique for reviewing the entity attribute lists to ensure that attributes are stored where they belong. It is the basis for a relational database system. ये database इकट्ठा होना चाहिए. In practice, it is simply an applied common sense. More formally stated, it is the process of analyzing the dependencies of attributes within entities. Attributes for each entity are checked consecutively against three sets of rules, making adjustment when necessary to put the entity in first, second and third normal form. तो हमने अंडरस्टैंड क्या किया कि कम्प्लेक्स डेटा सेट्स को सिंपल एंड स्टेबल डेटा सेट्स में कन्वर्ट करने का नाम नॉर्मलाइजेशन है. कम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर्स को सिंपल एंड स्टेबल डेटा स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करने का नाम है नॉर्मलाइजेशन. या दूसरे अल्फाज में हम यूँ कह सकते हैं कि ये एक टेक्निक है जिसकी वजह से हम डेटा जो है उसको सिंपल करते हैं और स्टेबल करते हैं. और आमतौर से रिलेशनल डेटाबेस जो सिस्टम है उनमें ये प्रैक्टिस जो सी वो की जाती है, जिसकी वजह से हम डेटा को फ्लेक्सिबल करते हैं, उसके लिंक्स बनाते हैं और इसको हम तीन तरीके से रिफाइन करते हैं, जिसको फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म और थर्ड नॉर्मल फॉर्म का नाम दिया जाता है. फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या है? The attributes of a table is said to be dependent on each other when an attribute of a table uniquely identifies another attribute of the same table. तो ये डेफिनेशन बार बार देखें, पास कर लें इधर वीडियो. फॉर एग्जाम्पल, सपोज वी हैव अ स्टूडेंट टेबल. अगर हमारे पास एक स्टूडेंट का टेबल है जिसमें स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम और स्टूडेंट एज, ये तीन उसके कॉलम्स हैं. स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम और स्टूडेंट एज, ये उसके तीन कॉलम है. स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम एंड स्टूडेंट एज. तो फॉर एग्जांपल हमारे पास स्टूडेंट नाम का टेबल है और इसके जो कॉलम्स हैं वो है स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम और स्टूडेंट एज. ये इसके कॉलम्स हैं और यहाँ पे हमने इसका डेटा जो सा वो फीड करना. स्टूडेंट आईडी एट्रीब्यूट uniquely identifies the student name attributes of the student table, because if we know the student ID we can tell the student name associated with it. तो आपको पता है कि अगर हम स्टूडेंट आईडी फॉर एग्जांपल 204, तो इसका मतलब है कि ये एक ख़ास स्टूडेंट है. फॉर एग्जांपल उसका नाम ए है. अगर 205 है आईडी तो हमें पता है कि ये BC स्टूडेंट है और बाकी उसके क्वाइफ. तो एक्चुअली ये वाला जो कॉलम है स्टूडेंट आईडी, ये इस टेबल के डेटा को यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है. यानी स्टूडेंट आईडी अगर हमने इसको प्राइमरी की डिक्लेयर कर दिया है तो इस सूरत में ये वाला कॉलम है, इसमें जितनी वैल्यूज आ रही हैं वो ना तो नल होंगी ना वो रिपीट होंगी. इसका मतलब है कि जो स्टूडेंट आईडी है वो यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है सारे डेटा को. यानी 204 और डेटा है, 205 और डेटा है. जिस तरीके से जो मोबाइल नंबर्स हैं, दो लोगों के पास एक ही मोबाइल नंबर नहीं होता, तो मोबाइल नंबर यूनिकली आइडेंटिफाई करता है किसी पर्सन को. इसी तरीके से CNIC नंबर है वो यूनिकली आइडेंटिफाई करता है किसी पर्सन को. दिस इज नोन एज फंक्शनल डिपेंडेंसी, और इसको हम कहते हैं कि ये है फंक्शनल डिपेंडेंसी. एंड कैन बी रिटन एज स्टूडेंट आईडी टू स्टूडेंट नेम. यानी स्टूडेंट आईडी की मदद से अगर हम स्टूडेंट नेम जो सा वो सर्च कर सकते हैं, तो ये जो आपको येलो में नज़र आ रहा है स्टूडेंट आईडी एरो की के साथ स्टूडेंट नेम, ये फंक्शनल डिपेंडेंट है. और इन वर्ड्स वी कैन से स्टूडेंट नेम इज़ फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन स्टूडेंट आईडी.
यानी फंक्शनली डिपेंडेंट मीन कि अगर हम यहाँ से स्टूडेंट आईडी गायब कर दें तो हमें स्टूडेंट ही नहीं मिलेगा। हम कैसे तलाश करेंगे? मे बी हम स्टूडेंट आईडी का अगर कॉलम यहाँ से निकाल दें तो मे बी दो स्टूडेंट्स के नाम सेम हों। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इसी टेबल को फिल करूं, ये भी स्टूडेंट सपोज ए है, इसका नाम भी ए है, इसकी एज 20 है, ये 18 है और स्टूडेंट आईडी मौजूद नहीं है, तो हमें नहीं पता कि हमारे पास जो स्टूडेंट आया वो कौन सा है, 20 एज वाला है या 18 एज वाला है। तो अगर हम इसको स्टूडेंट आईडी असाइन कर दें तो इस सूरत में हमें पता चलेगा कि 206 जौन सा उसकी एज 18 है और जो 205 है उसकी एज 20 है। तो ये वाला कॉलम क्योंकि ये प्राइमरी की था और ये यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा था, तो अब हम कहेंगे कि जो स्टूडेंट नेम है ये डिपेंड करता है स्टूडेंट आईडी के ऊपर, और इसको मैथमेटिकली हम लिखेंगे स्टूडेंट आईडी डिपेंड्स अपॉन स्टूडेंट नेम। तो दूसरे अल्फाज में आप इसको यूं समझ सकते हैं कि स्टूडेंट नेम डिपेंड्स ऑन स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम डिपेंड्स ऑन स्टूडेंट आईडी। तो ये वाली जो लाइन है ये बताती है कि ये वाला इस पे डिपेंड करता है, ये वाला इस पे डिपेंड करता है, स्टूडेंट नेम डिपेंड्स ऑन स्टूडेंट आईडी, और इसे हम कहते हैं फंक्शनली डिपेंडेंट। फॉर्मल तरीका इसका सीखना आपने, तो इफ कॉलम ए ऑफ ए टेबल यूनिकली आइडेंटिफाई द कॉलम बी ऑफ सेम टेबल देन इट रिप्रेजेंट ए गोज टू बी, जिसको हम पढ़ेंगे बी डिपेंड्स ऑन ए, एट्रीब्यूट बी इज फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन एट्रीब्यूट ए। नॉर्मलाइजेशन से पहले कुछ ऐसी कॉम्प्लिकेशंस की हम बात करेंगे, कुछ ऐसी हिडन प्रॉब्लम्स की बात करेंगे जो अगर आपके डेटा में मौजूद हैं तो नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस जो है वो डिस्टर्ब हो सकता है, जिसमें से एक है सिनोनिम्स, फिर है होमोनिम्स, फिर है रिडंडेंट इंफॉर्मेशन, फिर आपके पास म्यूचुअल एक्सक्लूसिव डेटा। ये चार चीज़ें हैं जिनको आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है ताकि हम नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस को अंडरस्टैंड कर सकें। कौन कौन सी हैं? सिनोनिम, होमोनिम्स, रिडंडेंट इंफॉर्मेशन एंड म्यूचुअल एक्सक्लूसिव डेटा। इसको वन बाय वन हम देखते हैं। सिनोनिम्स क्या है? A synonym is created when two different names are used for the same information attribute, यानी सेम इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए दो डिफरेंट कॉलम आपने बना दिए। जैसे नेम स्टोर करने के लिए आपने दो कॉलम बना दिए। If an attribute resides in more than one entity, make sure that all entities use the same attribute name. फॉर एग्जाम्पल कंसिडर द फॉलोइंग टू एंटिटीज। जैसे हमारे पास दो टेबल है, एक आइटम का टेबल है और एक सप्लायर का टेबल है। आइटम्स ज़ाहिर है, सप्लायर वो लोग जो आइटम सप्लाई करते हैं उन्हें सप्लायर्स कहा जाता है। आइटम का टेबल एंड सप्लायर का टेबल। आइटम के टेबल में हमारे पास जो कॉलम्स हैं वो है, एक है स्टॉक नंबर जैसे 201, 202, 203। इस तरह आइटम कलर, जैसे वो जो आइटम है वो रेड कलर में है या ग्रीन में है या ब्लू में है। सप्लायर कोड, अब ये यहाँ पे आइटम में हमारे पास जो सप्लायर कोड लगा ये फॉरेन की है जो रेफर कर रही है सप्लायर आईडी को। अब यहाँ पे सप्लायर कोड हमने लिखा और यहाँ पे सप्लायर आईडी। तो ये वाला जो सप्लायर कोड है इसमें जो डेटा होना है वो यही होना जो इस सप्लायर टेबल के प्राइमरी कॉलम सप्लायर आईडी में होना है। यानी सप्लायर आईडी और सप्लायर कोड सेम चीज़ें हैं, लेकिन हमने आइटम टेबल में उसका नाम सप्लायर कोड रख लिया और सप्लायर टेबल में हमने उसका नाम रखा सप्लायर आईडी। तो अब ये एरर है, इसे हम कहते हैं सिनोनिम। तो इसका सलूशन क्या है कि या तो आइटम टेबल में ये वाला जो सप्लायर कोड है इसको सप्लायर आईडी कर दें और इधर भी सप्लायर आईडी होगा, काम चल गया।
दूसरा तरीका ये है कि आप ये सप्लायर कोड है तो यहाँ भी सप्लायर कोड कर दें, यानी क्योंकि इंफॉर्मेशन सेम है और अक्रॉस द एंटिटीज इफ इंफॉर्मेशन इज द सेम, इन दैट केस यू विल यूज द सेम एट्रीब्यूट नेम्स। तो या इसको कोड डिलीट करके सप्लायर कोड की जगह सप्लायर आईडी कर दें, और या फिर सप्लायर आईडी रिमूव करें और यहाँ पे कोड लिख दें। तो यहाँ भी सप्लायर कोड, यहाँ भी सप्लायर कोड, या यहाँ भी सप्लायर आईडी, यहाँ भी सप्लायर आईडी। तो ये अगर आप ख़त्म कर देंगे प्रॉब्लम, तो ये सिनोनिम का आपका मसला जो सा वो हल हो जाएगा। होमोनिम्स। A homonym is created when same name is used for two different attributes. Consider the following example. एक आपके पास टेबल है कस्टमर, वो लोग जो सामान लेते हैं, और एक सप्लायर जो प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे आपने कंपनी नेम लिखा और यहाँ भी आपने कंपनी नेम लिखा। अब देखें प्रीवियस एग्जांपल में सेम डेटा था, यहाँ वाला डेटा यहाँ पे भी मौजूद है, यहाँ भी मौजूद है, डेटा सेम है। लेकिन यहाँ पे डेटा सेम नहीं है, ये कस्टमर का नेम है और ये सप्लायर का नेम है। तो ये कंपनी नेम और ये कंपनी नेम दोनों सेम नहीं होने चाहिए, वरना कल को आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि किसकी कंपनी, कस्टमर की कंपनी या सप्लायर की कंपनी। तो ये एरर है और ये कहलाएगा होमोनिम। तो या तो आप इस वाले को जो सा वो कर दें सप्लायर कस्टमर कंपनी और इसको कर दें सप्लायर कंपनी, तो आपको चेंज करना पड़ेगा। या आप कहें कस्टमर कंपनी नेम, इसको आप कर दें सप्लायर कंपनी नेम। तो साथ में जब आप सप्लायर लिख देंगे तो आइडेंटिफाई हो जाएगा कि ये सप्लायर की कंपनीज हैं, और यहाँ पे आइडेंटिफाई हो जाएगा कि ये कस्टमर्स की कंपनी है। तो ये वाला आपने प्रॉब्लम दूर करना है ताकि हम नॉर्मलाइजेशन की तरफ बढ़ सकें। फिर है रिडंडेंट इंफॉर्मेशन। रिडंडेंट मीन डुप्लीकेट होना, डुप्लीकेट। Storing the same information in two different ways are formed. Consider the example. जैसे एम्प्लॉई का एक टेबल है, इसमें आपने एम्प्लॉई के बहुत से और कॉलम लिए, नेम वगैरह, फादर नेम। इसके अलावा आपने एम्प्लॉई एज ली और डेट ऑफ बर्थ ली। अब ये दोनों एक ही चीज़ है। एज जो सी है उससे आप डेट ऑफ बर्थ कैलकुलेट कर सकते हैं और डेट ऑफ बर्थ से आप एज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है चीज़ समझने वाली वो ये कि आप एक दफ़ा लिखें, और उससे भी ज़रूरी चीज़ ये कि जब भी डेटा कलेक्ट करें तो एम्प्लॉई एज ना लें, क्योंकि वो तो डेली चेंज होगी। डेट ऑफ बर्थ लें ताकि जब दिल करे हम रियल टाइम में उसकी एज कैलकुलेट कर सकें। तो ये दोनों चीज़ें एक ही हैं, इनमें से आपने डेट ऑफ बर्थ लेनी है। ओनली वन एट्रीब्यूट कैन सर्व द पर्पस। द प्रोग्रामर कैन मैनिपुलेट द एज बाय यूजिंग डेट ऑफ बर्थ एज द बेसिस। और लास्ट जो हिडन प्रॉब्लम है दैट इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव डेटा। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव डेटा एग्जिस्ट्स व्हेन एट्रीब्यूट्स occur when values can be expressed as yes, no. Indicators cannot all be true for any single entity. As an example, consider the proposed attribute of married and single in an employee entity. तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव डेटा क्या है? जैसे एम्प्लॉयज़ का एक टेबल है, आपने उसमें मैरिड का कॉलम रख दिया। अब जो मैरिड का कॉलम है ये एरर आएगा, क्योंकि इसका आंसर तो सिर्फ यस नो होगा। तो इफ फ्लैग सेट इफ द एम्प्लॉई इज मैरिड और नॉट। तो अब इसके अलावा भी कोई स्टेट हो सकता है उसका, जैसे स्टेट उसका ये हो सकता है कि वो डिवोर्स्ड हो सकता है या विडो हो सकती है। तो ये आपको देखना पड़ेगा, और इसको हम कहेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव डेटा। सिंगल लिखेंगे तो ये भी एरर आएगा, क्योंकि सिंगल और मैरिड ये एक ही चीज़ है, यस नो इसका आंसर भी वही प्रॉब्लम क्रिएट होगी। क्वाइट ऑफन errors this represent value of a larger category. Whenever possible, resolve the error by creating large categorical attributes. In this case, these two elements should be combined into a single attribute of marital status, which would have a value of either M married or S for single. Employee marital status फिर आप single या married उसकी लिस्ट में दे दें या विडो लिस्ट में दे दें, और मल्टीपल वैल्यूज मैरिटल स्टेटस में डिस्प्ले करवा दें। तो ये है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव डेटा।
नॉर्मलाइजेशन के आप स्टेप्स हैं जिनसे गुजर के नॉर्मलाइजेशन कंप्लीट होती है। यहाँ पे आपके इस लेवल पे सिर्फ 3 नॉर्मल फॉर्म्स तक हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम 4, 5, 6, 7 नॉर्मल फॉर्म्स तक जा सकते हैं। बल्कि आप अगर आपकी डेटाबेस बहुत कम्प्लेक्स है तो आप चाहे 10 और 11 नॉर्मल फॉर्म्स तक चले जाए। Normalization is often accomplished in steps, each of which corresponds to a normal form. It can be graphically expressed as follow. तो आपके पास रिलेशंस हैं, स्टेजेस ऊपर से नीचे की तरफ से रिलेशंस हैं। अगर आप उसमें रिपीटिंग ग्रुप्स को ख़त्म करते हैं तो आप फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में चले जाएंगे। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के डेटा का अगर आप पार्शियल डिपेंडेंसी रिमूव कर देते हैं तो आप सेकंड नॉर्मल फॉर्म में चले जाएंगे। और सेकंड नॉर्मल फॉर्म के डेटा की अगर आप ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी ख़त्म कर दें तो आप थर्ड नॉर्मल फॉर्म में चले जाएंगे। और इसके अलावा फिर आप जाएंगे हायर नॉर्मलाइजेशन फॉर्म्स की तरफ, जैसे रिमेनिंग अनोमलीज या रिजल्ट्स फ्रॉम फंक्शनल डिपेंडेंसीज अगर कुछ मौजूद हैं तो आप नॉर्मल फॉर्म, फोर्थ नॉर्मल फॉर्म या फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म में जा सकते हैं। तो जो पॉइंट जहन में रखने वाला वो ये कि आपके पास जो कम्प्लेक्स डेटा है अननॉर्मलाइज्ड, उसमें जब आप रिपीटिंग ग्रुप्स को ख़त्म करेंगे तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म बन जाएगी। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में पार्शियल डिपेंडेंसी को ख़त्म करेंगे तो सेकंड नॉर्मल फॉर्म बन जाएगी। और जहन में रखें कि सेकंड नॉर्मल फॉर्म में आने के लिए डेटा का फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होना ज़रूरी है। सेकंड नॉर्मल फॉर्म की ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी ख़त्म करेंगे। ये आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा कि ये क्या है, रिपीटिंग ग्रुप्स, पार्शियल डिपेंडेंसी और ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी क्या है। तो सेकंड नॉर्मल फॉर्म की ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी ख़त्म करेंगे तो आप थर्ड नॉर्मल फॉर्म अचीव कर लेंगे। और ये भी जहन में रखें कि जिस तरह सेकंड फॉर्म में आने के लिए डेटा का फर्स्ट फॉर्म में होना ज़रूरी है, इसी तरीके से थर्ड फॉर्म में आने के लिए डेटा का फर्स्ट और सेकंड फॉर्म में होना ज़रूरी है। यानी फर्स्ट के बाद सेकंड फॉर्म, फिर थर्ड फॉर्म आएगी। आप कम्प्लेक्स डेटा को डायरेक्टली थर्ड फॉर्म में लेके नहीं जा सकते। नॉर्मल फॉर्म होती क्या है? नॉर्मल फॉर्म इज अ स्टेट ऑफ रिलेशन that can be determined by applying simple rules regarding dependencies or a relationship between attributes to that relation. Following stages will be discussed in this chapter. First normal form, इसको 1NF भी कहते हैं। Second normal form 2NF, third normal form 3NF या third normal form। तो इस तरीके से ये आपका लेक्चर कंक्लूड होता है। कोई क्वेश्चन हो तो मेरा नंबर आपके सामने है। थैंक यू ऑल। अल्लाह हाफिज़।